नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जो कि स्टैंडर्ड 9th में क्षितिज चैप्टर 1 की कहानी है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। बच्चों, जब हम ये कहानी पढ़ेंगे, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी, तब आप ये समझेंगे कि ये कहानी में बैलों के माध्यम से आजादी की भावना को बढ़ाने की बात की गई है। ये कहानी लिखी गई थी जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था हमारा देश, तब ये कहानी लिखी गई थी। और क्योंकि अंग्रेज ऐसी कहानियों और कविताओं को बैन कर देते थे जिसमें कि आजादी की बात कही जाती थी या कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई भी कहानी होती थी, तो उसे बैन कर दिया जाता था। इसलिए उस समय के कहानीकारों ने ये एक तरीके का नया रास्ता ढूंढा जिसमें वो जानवरों के माध्यम से या किसी और प्रतीकों के माध्यम से आजादी की भावना को लोगों में डालते थे। आप आगे देखेंगे कि किस तरह इसमें दो बैल हैं जो कि जब बांधे जाते हैं और उन्हें ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनको खाना पीना अच्छे से नहीं दिया जाता है, तो वो भी बगावत करते हैं। तो हम तो इंसान हैं, अगर हमें कोई गुलाम बनाने की कोशिश करता है या हमारे ऊपर कोई राज करता है और हमें इंसानों के से भी बदतर बिहेव करते थे उस समय अंग्रेज, तो उस समय हमारा क्या कर्तव्य था। इस प्रकार यह कहानी देशभक्ति की भावना को बढ़ाती थी और स्वतंत्रता की भावना को लोगों में डालते थे। आगे पढ़ते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। अब देखिए, ये बहुत ही खूबसूरती से प्रेमचंद जी ने कहानी का इंट्रोडक्शन देते हुए कहानी में किस तरह से बताया है कि सीधा होना बेवकूफी की निशानी समझा जाता है। हमेशा ही आप देखिए अपने आसपास भी कोई बहुत सीधा आदमी होता है, उसको सब लोग बेवकूफ बनाते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो और हम गधा ज्यादातर किसको बोलते हैं, कोई जो बहुत सीधा आदमी होता है उसको हम गधा बोलते हैं। मतलब सिधाई को ये माना जाता है कि उसमें बुद्धि ही नहीं है, जबकि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो जब किसी को या बहुत कोई बेवकूफ आदमी होता है उसको गधा बोलते हैं। तो प्रेमचंद जी बोलते हैं, कहानीकार बोलते हैं कि क्या गधा सचमुच बेवकूफ होता है, क्या उसको सच में समझ में नहीं आता है, या वो बहुत सीधा होता है, या उसके अंदर इतनी सहिष्णुता, मतलब इतनी सहनशीलता होती है कि उसको कोई कुछ भी कहता रहे वो उसका विरोध नहीं करता, इसलिए उसे लोग बेवकूफ कहते हैं कि उसके साथ कुछ भी कर लो वो बेचारा कभी विरोध ही नहीं करता। गाय को वैसे सीधा गाय बोला जाता है, सीधी को, लेकिन गायें भी सींग मारती हैं। और ब्याई हुई गाय मतलब जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई होती है, जिसको अभी बच्चा हुआ होता है, ऐसी गाय तो बिल्कुल सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। आप कभी किसी भी जानवर का देखिए, उसको अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनके बच्चों को टच करेंगे, हाथ लगाएंगे, तो वो बहुत आपके ऊपर क्रोध करने लगते हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा सुना। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो,
उसके चेहरे पे कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी, है ना? तो कहते हैं कितनी भी कहानियाँ पढ़ लीजिए आप या आस-पास देख लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं दिखाया गया है कि गधे ने गुस्सा किया हो, चाहे कैसा खाना डालो, कुछ भी करो, मारो, पीटो, उसके चेहरे पे कभी भी कोई असंतोष नहीं दिखाई देता है। तो ये कवि का कहने का तरीका है कि अ, गधों के जैसे हमें बिहेव नहीं करना चाहिए, हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते भी नहीं देखा, है ना? तो गधा कभी-कभी दुलत्ती मारता है खुशी में, उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। कवि कहते हैं कि उसे कभी खुश होते हुए भी नहीं देखते, हमेशा ही ऐसा लगता है कि एक उदासी है उसके चेहरे पे, एक विषाद है। सुख-दुःख, हानि-लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि-मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। तो ऐसे माना जाता है कि सहनशीलता जो है वो ऋषि मुनियों का गुण है या कई बार इस ऐसा माना जाता है कि कुछ बातों को सहन करना चाहिए तो वो इसको एक जैसे जो ऋषि मुनि होते हैं वो ज्यादातर चीखते चिल्लाते नहीं है, क्रोध नहीं करते हैं। तो कहानीकार बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि गधा जो है वो ऋषि मुनियों के सब गुण उसमें आ गए हैं, इसीलिए वो क्रोध नहीं कर रहा है ना? लेकिन एक होता है जो जैसे ऋषि मुनि होते थे, वो क्रोध इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनमें ज्ञान होता था, है ना? और वो किसी के अधीन नहीं होते थे। वो एक ज्ञान सहित चुप रहना होता है और एक अन्याय को सहन करते हुए बेवकूफ़ी वाला चुप रहना होता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि अन्याय करना जितना गलत है, अन्याय सहना उससे भी गलत है। तो गांधी जी ने भी अन्याय का विरोध किया था, लेकिन अहिंसात्मक रूप से। लेकिन गधा तो किसी भी रूप में अ, अन्याय का विरोध ही नहीं करता है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है ना? उसके सद्गुणों क्योंकि सहनशीलता एक सद्गुण माना जाता है, तो ये कहानीकार व्यंग कर रहे हैं कि सद्गुणों का अनादर कहीं नहीं देखा है ना? पर ये सद्गुण नहीं है, अन्याय को सहन करना सद्गुण नहीं होता है। हाँ, कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आ जाएँ तो आदमी समझदारी से उसको कैसे फेस करता है, ये सद्गुण है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। ये प्रेमचंद जी शायद उसी समय की बात कर रहे हैं क्योंकि अफ्रीका में भी अंग्रेजों का शासन था, जैसे कि महात्मा गांधी के साथ हमने देखा था कि अफ्रीका में कितना अन्याय हुआ था उनके साथ, उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था। और हमें हमें अफ्रीकियों और भारतीयों दोनों को अंग्रेज लोग बहुत ही नीचा समझते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। तो अमेरिका में भारतीयों की कैसी छवि है कि वो लोग कंजूस हैं, पैसे बचा के रखते हैं, चुपचाप काम करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, किसी को भी चुपचाप 4 बातें सुनकर भी चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे देश में हैं, वो गुलाम देश के हैं, इसलिए वो चुप बैठे रहते हैं। लेकिन इसी वजह से अमेरिका में उन्हें अमेरिका में उन्हें बदनाम किया जाता है और उन्हें उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं क्योंकि बहुत वो गरीबी में जीते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो जीवन के आदर्शों को नीचा कर रहे हैं कि इतनी गरीबी में भी कोई रह सकता है, ये उनके लिए बड़ी हैरानी की बात होती है। क्योंकि उन्हें शो ऑफ करने की बहुत आदत होती है यूरोपियन देशों में, अमेरिका वगैरह में। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। ये भी कहानीकार ने व्यंग किया है कि वैसे तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जो है वो असभ्यता कहलाता है कि अगर कोई आपसे क्रोध में बात करे तो आप भी उससे क्रोध में बात करें तो ये असभ्यता मानी जाती है। लेकिन क्योंकि ज़माना ऐसा था, क्योंकि कुछ लोग इसी तरह की भाषा समझते हैं, तो कहानीकार कहते हैं कि अन्याय जब एक हद तक गुज़र जाए, तो उसका विरोध भी करना चाहिए। तो कवि इसीलिए कहानीकार बोलते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना भारतीय भी सीख जाएँ, तो शायद सभ्य कहलाने लगे।
क्योंकि भारतीयों को अमेरिकन और इंग्लैंड वाले क्या बोलते हैं, असभ्य बोलते थे, क्योंकि भारतीय बहुत सीधे-साधे थे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तो जैसे जब हमने देखा कि जापान ने अपना बदला लिया, तो अमेरिका और इंग्लैंड के बराबर आ गया वो देश, और अमेरिका, इंग्लैंड उनसे, यूरोप उनसे डरने लगा और उसे सभ्य देश माने जाने लगा। आगे कहते हैं, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं, और भी कई रीतियों से वो अपना असंतोष प्रकट कर देते हैं। अतः उनका स्थान गधे से थोड़ा नीचे है। अब कहानी पे आ रहे हैं। कहानीकार कहते हैं कि एक और भी सीधा जानवर होता है, जो कि गधे से थोड़ा सा कम सीधा होता है, जो कि बैल है। और कई लोग गांवों में इस तरह के बछिया के ताऊ कहकर भी उनके प्रयोग करते हैं, क्योंकि बैल जो होते हैं वो भी बहुत सीधे साधे होते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी अड़ जाते हैं और मार भी देते हैं। तो इसीलिए उसको गधे से थोड़ा नीचे आप कह सकते हैं कि गधा सबसे नंबर 1 सीधा है, और बैल उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे की कहानी। पहले मुझे लगा था मैं आपको इस कहानी का संक्षेप में वर्णन कर दूं, लेकिन ये कहानी में इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है प्रेमचंद जी ने कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई इस पूरी कहानी को पढ़ के सुनाने से। तो अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।